गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने मैं जो है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एच एटम पार्ट 2 लेके आया हूँ। मैंने पार्ट 1 में जो है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एच एटम पार्ट 1 में मैंने उसका कार्टेशियन इक्वेशन, उसके बाद से कार्टेशियन से पोलर इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने इतना डिस्कस किया था। और मैं आज पोलर के आगे जो है बात करूँगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से क्रिएट हुआ ये जानने के लिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे आया है इसका। ठीक है, तो ये क्लास मैंने जैसा भी बोला कि ये क्लास 11-12 के बच्चे भी इसको देख के समझ सकते हैं। इसमें मैंने बस उसको समझाया जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं गया हूँ इसको। ठीक है, तो ये यूजी पीजी लेवल या 11-12 सब देख सकते हैं। मैं जनरल वे में इसको बताने की कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने जो लास्ट पार्ट 1 में जो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पोलर एटम लिखा था, पोलर फॉर्म मैंने यहाँ पे पहले लिखा है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ एच एटम इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स क्या होता है, जो एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन होता है उसको r थीटा फाई में कन्वर्ट करना होता है। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, ये इक्वेशन नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको समझना है। 1/r² डेल बाई डेल r स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 साई अपॉन डेल साई स्क्वायर एंड 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 0। ये आपका मतलब इतना बड़ा इक्वेशन है, देखने में डर लग रहा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बस इसको हमको सिग्निफिकेंस समझना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है अभी भी ऐसा नहीं है कि आप इजीली आपके मैथमेटिक्स जो आप जानते हो उससे सॉल्व कर पाओगे, इज़ वेरी डिफिकल्ट। पहले कार्टेशियन जो फॉर्म था जहाँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स वाई और जेड था वो तो डिफ़िकल्ट था ही, लेकिन उसको हम लोग जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो भी इक्वेशन जो मिला है वो भी हम लोग के लिए सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। तो इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियन होते हैं उनका हेल्प लेना होता है। तो उस समय लोगों ने हेल्प लिया, और उस समय चूँकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स लोगों का बहुत स्ट्रांग होता था हैं, वो लोग हर चीज़ें अपने दिमाग से करते थे। आजकल क्या है कि हम लोग कोई चीज़ें नहीं जानते हैं तो तुरंत उसके ऐप पे जाते हैं या किसी गूगल पे जाते हैं या कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय जो है सब मैनुअली जो है जो कैलकुलेशन था वही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। तो दिस इक्वेशन इज स्टिल डिफिकल्ट टू सॉल्व, सो वी कंसीडर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्रोच टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज करना पड़ेगा। वो होता क्या है, जो हमारा वेव फंक्शन साई है जो कि इज़ द फंक्शन ऑफ r थीटा फाई था, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे r एंड गामा थीटा फाई। जैसे मैथ में क्या होता है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तो इस साई को हम r और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जो r है, ये गामा है, वो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ साई है उसको प्लेस करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो r है ये गामा को फर्दर जो है थीटा मतलब ये कैपिटल थीटा है, स्मॉल थीटा है जो कि हमारा इसके अंदर है, और फाई इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, साई इज रिप्लेस इन टर्म ऑफ r थीटा एंड फाई। तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ है इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखिए मैंने लिखा है नोट, आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ साई वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन। जो इक्वेशन मिलेगा वो नहीं है कि वो ईजी हो जाएगा, वो फर्दर जो है वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व होगा। तो उसमें एक और काम करना होगा कि हम लोग को आप अगर इसके सोल्यूशन में जाएंगे देखेंगे कि देयर इज सम सब्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे हम r का इक्वेशन को सेपरेट करेंगे, यानी कि जिसमें सिर्फ r के टर्म होंगे उनको अलग कर लेंगे, और थीटा वाला जो टर्म होगा उसको सेपरेट करेंगे, और फाई को सेपरेट करेंगे। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ r थीटा एंड फाई। तो ये जो मैंने बोल दिया है इसको इतना ईजी है नहीं। इस इक्वेशन से आपको ये तीनों इक्वेशन लाने के लिए इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स, लेकिन वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप सीख जाओगे इसको। ठीक है, और देयर सम अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग कुछ नए कांस्टेंट मानते हैं, वो कांस्टेंट जो होते हैं वो n, l और m आता है। ठीक ना, तो ये कांस्टेंट जो हमने n, l माना है ये आप ऑलरेडी क्वांटम नंबर में ये सब पढ़े हैं, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये ओरिजिनेट जो होता है इसी सॉल्यूशन के थ्रू जो अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, वहाँ पे कुछ इक्वेशन को हम कंसिडर करके एल एम में मानते हैं, वहाँ पे ही ये चीज़ें क्रिएट होता है इसका। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है आर के नीचे एन एल, यानी कि जब आप रेडियल पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे
आपको 2 क्वांटम नंबर का अप्रोच वहाँ पे मिलेगा इसका। अब वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ इसका। और ये जो गामा है इज़ ए एंगुलर पार्ट, दिस एंगुलर पार्ट इज़ फर्दर रिटन इज ए थीटा एंड फाई, क्योंकि आपको पूरे में r थीटा फाई होता है, तो थीटा इज डिपेंड अपॉन द LM है, लेकिन जो ये फाई होता है ये ओनली डिपेंड करता है m पे। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, दिस इज डिपेंड ओनली अपॉन m। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एंगुलर पार्ट के थ्रू मतलब उसका बातें आई इसका। हालांकि n, l और m जो है ये चीज़ें जब हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ा था, जब बोर्स की थ्योरी, वहाँ पर भी हमने n जो है ये बोर्स ने पहले से बोला था कि दिट इज़ शेप साइज होता है n = 1 2 3 ऐसे करके होता है, और l जो होता है एजमेटल क्वांटम नंबर होता है, जिसे समरफोल्ड ने इलिप्टिकल जो पाथ बताया था वहाँ पे बताया था, और m की बात जो है जीमैन इफेक्ट जो होता है वहाँ पे पता चल गया था। तो ये नया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है मतलब वैल्यू किसका किस पे डिपेंड करता है वो चीज़ें यहाँ पर भी हमको मिला है इसका, ठीक है। तो जो रेडियल पार्ट होता है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो रेडियल पार्ट जब आपका सेपरेट हो जाएगा तो वो सॉल्व नहीं हुआ। रेडियल पार्ट का जो इक्वेशन आएगा वहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको रेडियल फंक्शन आता है और एनर्जी निकलता है। रेडियल फंक्शन क्या होता है, जो न्यूक्लियस से जो डिफरेंट साइज होते हैं, डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका साइज़ निकालने के लिए हम लोग रेडियल पार्ट से करते हैं, ठीक है। और उसी इक्वेशन जब RR के पार्ट को सॉल्व करते हैं तो वहाँ एनर्जी आता है, वो एनर्जी वही आता है जो बोर्स एनर्जी जो कैलकुलेट किया था ऑलमोस्ट, वो जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है 0.529, ठीक है, या 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, तो वो एग्जैक्टली वही आता है इसका। अब एंगुलर पार्ट जो होता है, तो रेडियल पार्ट से आपको क्या मिलता है, दिस प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेडियल फंक्शन, है ना। रेडियल पार्ट क्या होता है और एनर्जी कितना होता है ये आपको मिलता है इसका। और एंगुलर पार्ट जो होता है प्रोवाइड द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो एंगुलर पार्ट आपका होता है उससे ऑर्बिटल का शेप पता चलता है। जो आप कहते हैं ना S, P, D, F ऑर्बिटल होते हैं, वो इन्हीं को इक्वेशन को सॉल्व करने पर आता है जो थीटा और फाई का आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग RR सिंप्लीफिकेशन वी अप्लाई टू द कंडीशन n शुड बी वैल्यू। आप जब RR का इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे n की वैल्यू जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 0 के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट बोर रेडियस जो होता है n = 1 होता है और दूसरा 2 होता है, तो वो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिलता है। और जो l की वैल्यू है वो डिपेंड करता है n पे, दिस शुड बी 0 to n-1। वो इक्वेशन जो l है वो 0 to n-1 अगर लेंगे तो ही ये इक्वेशन वैलिड होते हैं, जो RR का, थीटा का, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आता है, इसी तरह से आपका जो LM है, m की जो वैल्यू होती है l पे डिपेंड करती है, और आपको मालूम है ना कि m शुड बी -L to L इंक्लूडिंग 0 होता है। तो देयर इज दिस कंडीशन आल्सो होल्ड व्हेन वी सॉल्व द थीटा एंड दिस वन। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसमें देयर कंडीशंस जो अप्लाई करते हैं, देयर इज अनदर कांस्टेंट NLM जो मिलता है, ये जो आपको मिलता है, ये आपका कंडीशन जो अप्लाई होता है उससे ही आपका ये मिलता है। तो ये क्वांटम नंबर का ये ओरिजिनेट यहीं से आता है इसका, ठीक है। और स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो आपका यहाँ से नहीं मिलता है, डैट इज़ अनदर अप्रोच। वो तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वही बताता है। बाकी आपको यहाँ से 3 क्वांटम नंबर ही यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते समय हम जब आप डिफरेंट जो कंडीशन लेते हैं तो वहाँ पे कुछ इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए ये सब कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये क्वांटम नंबर का ओरिजिनेट। आई होप यह समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर कैसे आया, ठीक है। तो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये एंगुलर पार्ट जो आपको मिलता है इसका। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर एयर ऑर्बिटल, तो बेसिकली क्या होता है, रेडियल पार्ट से आपको क्या मिलता है, रेडियल पार्ट से आपको जो है एनर्जी और न्यूक्लियस के अराउंड जो किस डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसका क्या डिस्टेंस होगा, रेडियल पार्ट यानी रेडियस ऑफ द सर्कल जैसे कहते हैं वैसे कह सकते हैं। और एंगुलर पार्ट से आपको पूरा शेप ऑफ ऑर्बिटल मिलता है इसका। अब ये रेडियल और जो एंगुलर पार्ट होता है ये जो आपने जान लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्वांटम नंबर्स के बात करेंगे, उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे। क्वांटम नंबर को हम डिटेल जानेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और वो उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन शेप ऑफ ऑर्बिटल भी हम अच्छे से जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो शेप ऑर्बिटल में आपको जानने के लिए नोड क्या होते हैं, एंटी नोड क्या होते हैं, और ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या होता है तो ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज आपको इतना ही। आई होप दिस लेक्चर इज जस्ट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल, एंड इज नॉट आई एक्सप्रेस मोर मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना, इसको रखने के बाद काफ़ी सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर आप ये तीनों निकलेगा इसका, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा देख के डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं उसी से बता रहा हूँ कि इसका लास्ट में एंड क्या आता है वो जान लीजिए इसको, उस एंड से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है ये आपको जानना चाहिए। अदरवाइज़ क्वांटम अगर मैथमेटिक्स देखते हैं बच्चे डर जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं अब इसको नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
ठीक है भाई, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा मत पढ़ो, लेकिन लास्ट का तो देखो ना क्या मिल रहा है एसएस का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो मैं आपको आगे और भी वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।